लोक वित्त किसे कहते हैं, लोक राजस्व किसे कहते हैं, अर्थात इसकी क्या परिभाषा है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ये बातें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक जैसे हमने आपको बताया कि लोक वित्त, जिसका दूसरा नाम है लोक राजस्व और इंग्लिश में कहते हैं इसको पब्लिक फाइनेंस, यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है। कौन? लोक वित्त या लोक राजस्व, शाखा बोलो या अंग बोलो। तो यहां पर जानते हैं कि लोक वित्त या लोक राजस्व क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, पहले क्या परिभाषा थी और आज वर्तमान में क्या इसकी परिभाषा में कोई परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में सभी अर्थशास्त्री एक मत नहीं हुए, इसलिए अलग अलग परिभाषा निकल कर आई। ऐसे ही लोक राजस्व के बारे में भी है, लोक वित्त के बारे में भी है कि लोक वित्त किसे कहते हैं। डायरेक्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा केवल विज्ञान में ही आती है, लेकिन जो सामाजिक विषय होते हैं यहाँ पर परिभाषा डायरेक्ट नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये एक सामाजिक विषय है और सामाजिक नियम और दायरे धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन साइंस के नियम नहीं बदलते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि चौक को ऊपर फेंकेंगे तो चौक नीचे ही गिरकर आएगी, दुनिया के किसी भी हिस्से में इसका प्रयोग किया जाए। तो बात करते हैं कि लोक वित्त या लोक राजस्व किसे कहते हैं। तो लोक वित्त, जो लोक वित्त है इसी को कहते हैं सार्वजनिक राजस्व, अर्थात लोक का अर्थ हो गया सार्वजनिक और सार्वजनिक का इंग्लिश में मीनिंग होता है पब्लिक और वित्त को ही राजस्व कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सार्वजनिक का क्या मीनिंग है। यहाँ पर सार्वजनिक का अर्थ है यहाँ पर सरकार, राज्य या देश से। किससे मीनिंग है? सरकार हो उसको हम राज्य भी कहते हैं क्योंकि राज्य की ही सरकार होती है, और राज्य को ही हम देश कहते हैं, या इसमें कोई सार्वजनिक प्राधिकरण आ सकता है जिसका कि देश पर शासन चलाने का अधिकार है। तो ये सार्वजनिक का मीनिंग हो गया। ओनली क्या पब्लिक का मीनिंग हो गया सरकार से है या राज्य से है या देश से है। और जहां तक राजस्व की बात है, राजस्व की जो बात हो रही है फाइनेंस की, इसका जो मीनिंग होगा वह होता है आय और व्यय से। आय व्यय किसका? सरकार का आय और व्यय। तो लोक वित्त का पूरा जो सामान्य रूप से अर्थ होगा या परिभाषा होगी वह क्या होगी? होगी सामान्य अर्थ लगाया कि सामान्य अर्थों में लोक वित्त या लोक राजस्व की परिभाषा किस प्रकार से होगी कि लोक वित्त का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों के आय व्यय संबंधी आर्थिक क्रियाओं से होता है। अर्थात लोक वित्त के अंदर जो सरकारें की हम बात कर रहे हैं, देश जैसे हमारा है, इसमें 3 स्तरों पे सरकारें हैं। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरा हमारे नीचे आता है जो लोकल बॉडीज हैं गवर्नमेंट की। कौन सी हैं? जैसे नगर निगम, नगर पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। इस प्रकार का हमारे पास शासन करने का तरीका है। सबसे ऊपर है पूरे देश की सरकार, जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे में राज्यों की सरकारें हैं, जैसे उत्तराखंड की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, तो राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग, कर्नाटक, तमिलनाडु, प्रत्येक स्टेट की अलग अलग है। फिर स्टेटों में क्या है? उससे भी नीचे हैं ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। इसी में जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं। तो ये स्थानीय सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर सरकार में जो बात हुई, केंद्र सरकार की बात हुई, राज्य सरकार या जो स्थानीय सरकारें हैं उनके द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता आय, और उसको जो खर्च किया जाता है, उन क्रियाओं कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। इन्हीं का ही जो अध्ययन होता है वह लोक वित्त या लोक राजस्व में होता है। तो यही क्या है? परिभाषा है लोक वित्त या लोक राजस्व की। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आती है संकुचित परिभाषा। संकुचित परिभाषा का मीनिंग है कि यह परिभाषा लोक वित्त या लोक राजस्व की पूरी या सही अर्थों में परिभाषा नहीं बतलाती है। राज्य का काम केवल आय व्यय ही नहीं है। पहले ये बात
ठीक थी प्राचीन काल में या आज से कई साल पहले, ये बात एकदम से सही थी कि राज्य या सरकार जो काम करती है उसमें उसका केवल जो काम था आय प्राप्त करना और उसको व्यय करना। उतना बड़ा झमेला नहीं था देश में काम करने का सारे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकास करते चले गए, जैसे भारत की बात करते हैं, आज़ादी से पहले कुछ और था, आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हर पंचवर्षीय योजना के अंदर सरकार के जो दायित्व थे, काम थे, वो बढ़ते चले गए। क्यों बढ़ते चले गए? क्योंकि देश का आर्थिक विकास करना है, और देश का आर्थिक विकास करने का अर्थ क्या हो गया, देश के लोगों का विकास करना है। तो सरकार के कार्य बढ़ते चले गए, सरकार के कार्य बढ़ते चले गए। इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने समय समय पर अलग अलग ढंग से परिभाषा दी है। तो किसी ने दी है संकुचित अर्थ में, किसी ने दी है विस्तृत अर्थ में, किसी ने कहा सर्वमान्य अर्थ में। तो अलग अलग परिभाषाएं आई है। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो लोक वित्त या लोक राजस्व है, इसकी परिभाषा देने का किस किस अर्थशास्त्री ने प्रयास किया है, ये परिभाषाएं दी है। जैसे प्रोफेसर डाल्टन हो गया, इसने भी दी है। फिंडले सिराज, ये भी लोक राजस्व की परिभाषा दी है इसने। जैसे बेस्टेबल हो गया, हिक्स हो गया, ए टेलर हो गया, और रिचार्ड मुसग्रेव इत्यादि जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने लोक वित्त या लोक राजस्व की परिभाषा दी है। तो जैसे मैंने बात की कि जो परिभाषा है, ये भी परिभाषा है, लेकिन ये है सामान्य परिभाषा, इसको कह सकते हैं संकुचित परिभाषा। तो वर्तमान में कौन सी सर्वमान्य परिभाषा है कि जिस पर सभी अर्थशास्त्री एक मत हैं, अर्थात उस परिभाषा में कौन कौन सी बातें आ जानी चाहिए जिससे कि लोक वित्त या लोक राजस्व का पूरा क्षेत्र कवर हो जाए। तो उसकी मुख्य बातें यहां पर हैं, कौन कौन सी देखो कि लोक वित्त या लोक राजस्व की जो सर्वमान्य परिभाषा बनेगी, वो परिभाषा बनेगी किन किन से। पहला है राज्य का आय व्यय, राज्य का आय व्यय परिभाषा में आएगा, ठीक है, अर्थात बजट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आर्थिक विकास, ये भी परिभाषा में आएगा। तीसरा है रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना ये भी सरकारों का काम है, ये भी परिभाषा का अंग है, अर्थात ये परिभाषा की विशेषताएं हैं। क्या है, परिभाषा की विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें जब किसी परिभाषा में सम्मिलित होंगी तब जाके वह एक लोक वित्त की सर्वमान्य परिभाषा बनेगी। तो अगला है आय का समान वितरण या आय की विषमताओं को कम करना। आय की विषमताओं को कम करना दायित्व किसका है, सरकार का है। विषमताओं का अर्थ है गरीबी और अमीरी के अंतर को कम करना। जो अमीर हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब हैं उनकी स्थिति को भी ठीक करने का काम किसके पास है, सरकार के पास है। इसी प्रकार से कीमत स्थिरता, कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जब कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है गरीब आदमी पर। तो उस कीमत को कम करना, ये काम भी किसका है, ये भी काम होता है सरकार का। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, ये 5 बातें जो मुख्य हैं, ये 5 विशेषताएं हैं सर्वमान्य परिभाषा की। अब सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है लोक वित्त की, यहां पर लिखी हुई है कि लोक राजस्व क्या है, अर्थशास्त्र का वह भाग है, अर्थात कुल मिला के लोक जो वित्त है या लोक राजस्व है, ये अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है, एक शाखा है, कोई अलग से विषय नहीं है, एक शाखा है। जैसे हमारा शरीर है तो हाथ इस शरीर का एक अंग है, एक शाखा है, लेकिन संपूर्ण क्या है, अलग सा नहीं है कि हाथ ही हाथ अपना आप चल रहा है, सारा फंक्शन उसको दे रखा है। तो मॉडर्न परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा क्या बनेगी, लोक राजस्व अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें सरकार के आय व्यय, आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता, रोजगार, आर्थिक विषमताओं में कमी और सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे बोलेंगे लोक वित्त या लोक राजस्व। ये सभी बातें इस परिभाषा में आ गई हैं। तो सर्वमान्य परिभाषा की ये विशेषताएं हैं और परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी है, या आप परिभाषा पहले ही लिख सकते हैं और उसकी विशेषताएं बाद में लिखी जा सकती हैं। तो विशेषताओं में यहाँ पर हम पूरी बातों की विस्तृत अर्थों में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आगे भी इसी लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस में आती रहेंगी।
अब बात करते हैं कि ये जो डाल्टन है, फिंडले सिराज है, चाहे मुस्ग्रेव है, इन्होंने परिभाषा दी है, तो इनकी परिभाषाओं को आप अलग से देख सकते हैं, अलग से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या-क्या परिभाषाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर पहले ये थी परिभाषा, लेकिन जैसे-जैसे राज्य के कार्य बढ़ते चले गए, तो ये सर्वमान्य परिभाषा निकल कर आ गई और ये इसकी विशेषताएं होगी। ये सारी बातें इस परिभाषा में कंप्लीट हो गई हैं। अब दूसरे भाग में हम क्या जानेंगे? दूसरे भाग में हम जानेंगे कि लोक वित्त या लोक राजस्व का क्षेत्र क्या है, अर्थात इस विषय में पढ़ाया क्या जाता है भाई, अर्थशास्त्र की इस शाखा में पढ़ाया क्या जाता है। तो उसी को कहते हैं विषय क्षेत्र, स्कोप, या उसे कहेंगे विषय सामग्री या सब्जेक्ट मैटर। तो जहां भी स्कोप लिखा रहता है, इसका मीनिंग हो गया कि उस सब्जेक्ट के अंदर, अर्थात लोक वित्तीय लोक राजस्व में क्या क्या बातें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ साइंस थोड़ी पढ़ाया जाएगा कि फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ तो जो पढ़ाया जाएगा उसका विषय क्षेत्र बिल्कुल फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये बातें इसमें आएंगी। तो देखो पहले क्या अध्ययन करेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। वह सबसे पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय कि सरकार के पास आय कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट के पास। तो उसमें क्या क्या आते हैं मुख्य बातें, जैसे सार्वजनिक आय का वर्गीकरण कि कहाँ कहाँ से आय आएगी, ठीक है। कर और उनका वर्गीकरण, सरकार के पास कर लगाने अधिकार है, फिर कौन कौन से कर होंगे, ये बातें भी इसमें आएंगी। करारोपण के सिद्धांत सार्वजनिक आय में आएगा। करदान क्षमता, करापात, कराघात, इस सारी की सारी जो बातें हैं वो सार्वजनिक आय में पढ़ाई जाती हैं। किसमें पढ़ाई जाती हैं? सार्वजनिक आय में पढ़ाई जाती हैं। तो सार्वजनिक आय का इतनी इतनी बातों में हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ये बतला सकते हैं। अब इन चीजों का ऐसा नहीं है कि हम सारे यही बताना शुरू कर दिए, क्योंकि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण होगा तो फिर उसका अगला टॉपिक आएगा, काफी बड़ा होगा। यदि हमने करारोपण के सिद्धांत की बात, तो बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, तो आप इन चीजों को इसमें लिखेंगे। दूसरा भाग है सार्वजनिक व्यय, क्योंकि जब आय प्राप्त होती है तो आय प्राप्त करने के बाद उसको खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय में क्या आएगा? सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सिद्धांत लिखा ओनली मैंने, इसमें आएगा सार्वजनिक व्यय के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत दे रखे हैं। फिर क्या आएगा? सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, और फिर उसका प्रभाव कि जो व्यय हो रहा है देश में उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, उससे देश के लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, ये इसमें आएंगे। तीसरा आता है सार्वजनिक ऋण, क्योंकि आय व्यय की बात कर दी, अब सार्वजनिक ऋण। अब क्योंकि सरकार के पास कभी संसाधन इतने नहीं होते हैं कि वह अपने ही संसाधनों से काम चला सके, तो उसको भी उधार लेना पड़ता है। जैसे एक आम आदमी उधार लेता है ना किसी व्यक्ति से, ऐसा सरकार को उधार लेना पड़ता है। इसके अंदर से, अर्थात देश के लोगों से भी और विदेशों से भी उधार लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? ऋण प्राप्त करने की विधि, अर्थात किस तरीके से ऋण लिया जाएगा, इसके मेथड है। भुगतान किस विधि से करेंगे, प्रबंध कैसे, अर्थात कौन प्रबंध करेगा, कहाँ से ऋण आएगा, कैसा उसका भुगतान करेगा, इसकी सारी जो व्यवस्था होगी वो प्रबंध में आएगी। और उसके बाद ऋण का प्रभाव, क्योंकि जो उधार लिया है देश ने, तो वह खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, क्या वह सही जगह पर खर्च हुआ है, सही कार्य में खर्च हुआ है, तो उसका जो प्रभाव होगा तो वो तो देश पर अच्छा पड़ेगा। रोड बना दी नहीं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मंत्रियों संतरियों के खर्चों पर पैसा बहा दिया तो उससे कोई उत्पादन नहीं होगा, तो समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका भुगतान तो देश के लोगों ने ही करना है, तो इसलिए प्रभाव आ गया। चौथा आता है वित्तीय संसाधनों का वितरण। किसका वितरण? वित्तीय संसाधनों का वितरण। अब इसमें क्या आता, देखो भाई, केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं, कि जैसे हमारे देश में है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है करों का, कि कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी और कौन से राज्य सरकार लगाएगी। तो इस प्रकार का वर्गीकरण इसमें रहता है। बजट निर्माण करना, क्योंकि देश में केंद्र सरकार भी बजट बनाती है, राज्य सरकारें भी बजट बनाती है, स्थानीय सरकारों का भी बजट बनता है। इसी प्रकार से संसद में बजट को पास कराना, विधानसभाओं में राज्यों की बजट को पास कराना, वो जो हिस्सा होगा वो वित्तीय संसाधनों के वितरण के अंतर्गत आएगा। फिर इसी में आता है कि बजट में जैसे संग्रहण होता है, बजट में जो तमाम प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं उनका किस प्रकार से संग्रह होगा, उनका किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, कौन करेगा, ये बातें इसमें आएंगी।
और अंत में आता है अंकेक्षण कि जहाँ-जहाँ, जिन-जिन मदों पर पैसा खर्च हुआ, जिन-जिन मदों को पैसा दिया गया था, सड़क बनाने के लिए दिया गया था कि बंदरगाह बनाने के लिए दिया गया था या स्कूल बनाने के लिए दिया गया था, जो राशि स्वीकृत थी, उसी राशि के बराबर क्या पैसा खर्च हुआ। तो ये चीज़ें अंकेक्षण में आता है, बाद में ऑडिट होता है कि सही काम पर पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बातें अंकेक्षण में आती हैं। ओके। और अंतिम है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये भी सरकार का काम है। अर्थात यह लोक वित्त या लोक राजस्व का विषय क्षेत्र है कि जिसमें क्या आ रहा है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, कि देश में आर्थिक स्थिरता कब होगी। अस्थिरता की बात नहीं की जा रही है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। स्टेबिलिटी जब क्या होगा, आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि। जब देश में क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि, और इनके बीच संतुलन रहेगा, तो तब उसे कहेंगे आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। तो कुल मिलाकर आय में वृद्धि करना, जिसका मीनिंग है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, इसी प्रकार से उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना और इनके बीच संतुलित स्थापित करना, ये भी लोक वित्त या लोक राजस्व की विषय सामग्री है। तो लोक वित्त या लोक राजस्व की विषय सामग्री या स्कोप क्या है, क्षेत्र? पहला है सार्वजनिक आय, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है वित्तीय संसाधनों का वितरण और पांचवा है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ये तो हो गया किसका विषय क्षेत्र? ये हो गया लोक वित्त या लोक राजस्व का विषय क्षेत्र। यदि आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। और लोक वित्त या लोक राजस्व किसे कहते हैं? सरलता के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि सार्वजनिक का क्या मीनिंग होता है और राजस्व का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर आपको बताया संकुचित परिभाषा, अर्थात सामान्य अर्थों में लोक वित्त का क्या अर्थ लिया जाता है, तो ये परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी। आगे बताया कि जैसे जैसे सरकारों का काम बढ़ता चला गया, अर्थात देश आगे की तरफ बढ़ते चले गए, तरक्की की ओर हम भारत की बात करते हैं, तो राज्यों के कार्यों में, सरकार के कार्यों में वृद्धि होती चली गई। जो वर्तमान में सरकारें हैं वो हैं लोक कल्याणकारी, क्योंकि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है कि जब वो अच्छा काम करेगी, नहीं तो जब चुनाव होंगे तो जनता क्या करती है कि उस पार्टी की सरकार को गिरा देती है। तो सत्ता में बना रहना है तो बहुत सारे काम करने हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। ये लोक वित्त की उपयुक्त परिभाषा की विशेषताएं हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर लोक वित्त या लोक राजस्व की परिभाषा आपको बता दी है। साथ में हमने बताया कि कौन कौन से अर्थशास्त्री हुए हैं कि जिन्होंने कि लोक वित्त या लोक राजस्व की परिभाषाएं दी हैं। आज हमारा जो टॉपिक था वो था लोक वित्त या लोक राजस्व किसे कहते हैं और इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।